नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का सुपर एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस या पेड से संबंधित ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपने दूसरी क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों को हम उदित व्यंजन के बारे में, या स्पर्शी व्यंजन को हम उदित व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम चक्रीय व्यंजन भी कहते हैं और इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना। तीन नामों से जानते हैं। स्पर्शी व्यंजन तो कहते ही कहते हैं, चक्रीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और उदित व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर देखी जाए इनकी संख्या टोटल कितनी है, का से लेकर मा तक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो स्पर्शी व्यंजन है इनको हम का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक भी कह सकते हैं। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें ना तो जो ये का वर्ग है ना, का वर्ग का उच्चारण भैया कहाँ से होता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। और अगर टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा की सहायता से होगा, मूर्धा की सहायता से। इनके बारे में हम आपको डिफाइन भी करेंगे, इनके बारे में कंठ तालु मूर्धा। इसके बाद दंत, दंत से होता है, दंत से होता है, किसका उच्चारण दंत से होता है, ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और लास्ट में है आपका पा वर्ग है तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होगा, ओष्ठ की सहायता से होगा। अब समझ लो कि ये होता क्या है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। आखिर कंठ क्या होता है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले से होता है इन 25 वर्णों में, तो का वर्ग जो है, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा, गले से होगा, ठीक है, या जीभ के पश्च भाग से होगा। उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, उन्हें हम कंठ कहेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है, जीभ का जो मध्य भाग है वो तालु में स्पर्श करता है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्णों को तालव्य वर्ण कहेंगे। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा का मतलब होता है जीभ का जो अग्रभाग है वो तालु में लुढ़क कर स्पर्श करता है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे भैया, इसलिए इनको हम मूर्धा वर्ण कहेंगे। दंत वर्ण किसे कहते हैं, अगर आप इनका उच्चारण करोगे ना ताथा दाधा ना, तो इनके उच्चारण में क्या होगा, इनके उच्चारण में भैया जो जीभ का जो अग्रभाग है, जीभ का जो अग्रभाग है वो क्या होगा, दांतों के पश्च भाग में स्पर्श करेगा, या जीभ का अग्रभाग दांतों में स्पर्श करेगा। बिना दांतों के स्पर्श से ये निकलेंगे ही नहीं, इसलिए इनको हम दंत वर्ण कहते हैं। अच्छा, ओष्ठ वर्ण में क्या होगा, ओष्ठ वर्ण वे वर्ण होते हैं जब दोनों आपके ओंठ जो हैं आपस में स्पर्श करेंगे तभी वो उच्चरित होंगे। बिना ओंठों के क्या है, स्पर्श से ये निकलेंगे ही नहीं ये वाले वर्ण, इसलिए भैया ये क्या होंगे, इनको हम ओष्ठ वर्ण कहेंगे। अब इसी में कुछ स्वर होते हैं, अब स्वर की बात करेंगे, जैसे आपका आ और बड़ा आ ये भी कंठ वर्ण है, और आपका विसर्ग और हा, इनका भी उच्चारण भैया कहाँ से होता है, कंठ की सहायता से होता है। तालु में आपको क्या मिल जाएगा, तालु में आपका ई और या और शा मिल जाएगा, या और शा, इनका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु की सहायता से होता है। मूर्धा की बात करें अगर मूर्धा की, तो मूर्धा में आपको री मिल जाएगा, ठीक है, री रा और शा, ये री रा और शा, ये तालव्य शा है आपका, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है तालव्य शा। इसको हम तालव्य शा कहेंगे, इसको हम कहेंगे मूर्धन्य शा, मूर्धन्य शा कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा दंती सा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये कौन सा मिल जाएगा, इसको हम, इसीलिए इसका नाम दंती सा है। और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ऊ और ऊ मिल जाएंगे, ठीक है, ओष्ठ वर्ण हो गए। अब यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं, आपके संयुक्त स्वर बच्चे हुए हैं, क्या बच्चे हैं, संयुक्त स्वर बच्चे हैं। संयुक्त स्वर का उच्चारण स्थान देखिए क्या होता है, संयुक्त स्वर जो होता है ना, आई और आई, ठीक, आई और आई, इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होगा, इन दोनों का उच्चारण होता है भैया कंठ तालु की सहायता से होता है, ठीक है। और इसके बाद ओ और आऊ, ओ और आऊ का जो उच्चारण स्थान है, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ औष्ठ की सहायता से होगा,
कंठोष्ठ की सहायता से होगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ की सहायता से होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना आप नोट कर सकते हैं। तो का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ की सहायता से। ये सभी अपने ही वर्ग के सभी पहले व्यंजन हैं, ये सभी दूसरे व्यंजन हैं, ये सभी तीसरे व्यंजन हैं, ये सभी चौथे व्यंजन हैं, और ये सभी आपके कैसे व्यंजन हैं भैया? ये पांचवे व्यंजन, है ना। इन पांचों को हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। दूसरे वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देख सकते हैं। इनको अशुभ वर्ण कहते हैं, इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग पंचमाक्षर की तरह होता है, इनका प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है। 25 स्पर्शी व्यंजन है। 25 स्पर्शी व्यंजन में से हमने आपको बताया था कि जो चाछा जाझा होता है, ये 4 वर्ण आपके ये वाले, ठीक है, ये 4 वर्ण, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो जीभ होती है ना, जीभ हल्की रगड़ के साथ तालु में स्पर्श करती है और जीभ को बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अभी हम चर्चा कर रहे थे 33 व्यंजनों पर चर्चा कर रहे थे। 33 व्यंजन में से अब देखिए 33 व्यंजन में से आपको कौन कौन से पढ़ना था। सबसे पहले नंबर 1 पर आप पढ़ लेंगे स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भैया 4 पढ़ेंगे। और इसी के आगे भैया आप क्या पढ़ेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी पढ़ेंगे? 4 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रेज कर रहे हैं और अब आप पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के अंदर ही होता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में जो संख्या होती भैया वो कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है वो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है हिंदी वर्णमाला में वो कितनी होती है? 4 होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के अंदर ही होता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। या, वा, रा और ला। ठीक, इन दोनों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इन दोनों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और इनको हम हंस वर्ण के नाम से भी जानते हैं। हंस वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दोनों को अर्ध स्वर और हंस वर्ण के नाम से जानते हैं। रा को हम लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। या इसको कंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। कंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसको हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भैया कितनी है? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन आपको पढ़ना है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है ना, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। दंती सा और हा, इसको हम तालव्य, इसको क्या कहते हैं? इसको तालव्य सा के नाम से जानते हैं क्योंकि उसका उच्चारण ताल की सहायता से होता है। और इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इसको कहते हैं मूर्धन्य सा के, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, इसको कहते हैं हम दंती सा, और इसको कहते हैं काकल्य, काकल्य वर्ण, या इसको कहते हैं काकल वर्ण। काकल वर्ण, ठीक है, काकल वर्ण होता है। काकल, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है? अधिक काल का बोध होता है, इसलिए इसको भैया हम क्या कहते हैं? काकल वर्ण कहते हैं। और हा का उच्चारण जो है, हा का उच्चारण कंठ भी होता है। हा का उच्चारण कहाँ से होता है? हा का उच्चारण कंठ की सहायता से भी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वर्णमाला में, इतना नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं और इन्हीं को हंस वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लुंठित वर्ण कहते हैं क्योंकि जीभ लुढ़क कर तालु में स्पर्श करती है या जीभ का कंपन होता है, इसलिए हम रा को क्या कहते हैं, रा को हम लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और पार्श्विक व्यंजन, जीभ का आकार कैसा होता है, जीभ के दोनों किनारों से वायु का प्रेक्षण होता है और जीभ का आकार नाव के आकार का हो जाता है, इसलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हल्की गर्म वायु के साथ, ऐसे वर्ण जो हल्की गर्म वायु के साथ प्रेक्षित होते हैं उनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। और या संघर्षी व्यंजन, जीभ जो होती है ना, जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, हल्की वायु गर्म वायु के साथ प्रेक्षित होते हैं, इसलिए इनको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या 4 है, तालव्य, मूर्धन्य, दंती और हा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में आप जान लीजिए, देख लीजिएगा, फिर यहाँ से क्लास जो हम क्लोज करेंगे। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ाया है, तीसरी क्लास है वर्णमाला की। हमने आपको बताया कि जो मूल वर्ण होते हैं, मूल वर्ण की भैया जो संख्या थी कितनी थी, 52 थी। मूल वर्ण की संख्या कितनी थी, 52, जिसमें से आपने क्या पढ़ लिया है, स्वर पढ़ लिया है। स्वर की संख्या 11 होती है और टोटल आपने क्या पढ़ लिया है, व्यंजन की संख्या टोटल 33 आपने पढ़ ली है, जिसमें से आपने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा है, आपने ऊष्म व्यंजन पढ़ा है और अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है टोटल। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 3 पर आपको पढ़ना है अयोगवाह पढ़ना है। ठीक है, अयोगवाह, इनकी संख्या कितनी पढ़नी है, 2 पढ़नी है। इनकी संख्या कितनी पढ़नी है, 2 पढ़नी है आपको। ठीक है, इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखिएगा और राइट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ताकि जो है आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट परीक्षा उपयोगी है, ज़्यादातर चीज़ें जो है परीक्षा में आती हैं। ठीक है, अब देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण कह सकते हैं अयोगवाह जो होता है ना, ये हमेशा व्यंजन के आगे प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन के आगे प्रयोग होने के कारण इनको हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है भैया 2। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक है आपका कौन सा, एक है आपका अंक और दूसरा है आपका आहा। दूसरा क्या है, आहा। इसको कहते हैं हम अंक बिंदु। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अंक बिंदु के नाम से जानते हैं। और इसको हम कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नासिक के स्वर भी कहते हैं। इसको कहते हैं नासिक के स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, नाक की सहायता से उच्चारण होता है, इसलिए भैया इसको हम क्या कहेंगे, नासिक के स्वर कहते हैं। विसर्ग इसका जो उच्चारण है, उच्चारण कहाँ से होता है, विसर्ग का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, इसको हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया अयोगवाह। इसके बाद नंबर 4 पर आपने पढ़ा होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन को यही हम समझा दे रहे हैं। इनकी संख्या 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जीभ जो है लुढ़ककर तालु में स्पर्श करती है, ऊपर उठती है, इसलिए हम इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम द्विगुण व्यंजन के साथ साथ इनको हम ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनकी जो संख्या है भैया, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लास्ट में नंबर 5 पर आपको मिलेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
है ना, जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने, तो छत्रज्ञ और स्रा इनकी संख्या कितनी होती है, 4, 6। ठीक, 6 कैसे मिलकर बनता है, आधा का और मूर्धन्य शा की सहायता से मिलकर बनता है। इसके बाद एक है आपका त्रा, है ना, त्रा कैसे मिलकर बनता है, आधा ता और रा की सहायता से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद ज्ञा है, ज्ञा कैसे मिलकर बनता है, ये ज्ञा, तो ये बनता है आपका आधा जा और इया की सहायता से मिलकर बनता है। ठीक, और लास्ट में है आपका स्रा। ठीक, स्रा कैसे मिलकर बनता है, ये स्रा, तो ये तालव्य शा और रा की सहायता से मिलकर बनता है। तो आपने क्लासिफिकेशन 52 वर्णों का पूरी तरीके से कर लिया है। स्वर की संख्या 11 पढ़ ली, 11 स्वरों को 3 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा था। इसके बाद व्यंजन पढ़ा, व्यंजनों को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, स्पर्शी व्यंजन, फिर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, उनको पढ़ा हमने। फिर इसके बाद अयोगवाह की बात आई थी, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अंक और आहा। फिर इसके बाद उच्छिप्त व्यंजन पढ़ा, है ना, उच्छिप्त व्यंजन पढ़ा, इनको ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन, या आप कह सकते हो इनको हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या आपने 2 पढ़ी। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजन, है ना, पूछा जाता है कि छ का क्रम किसके पहले आता है, छ वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो का आता है। त्रा वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो ता आता है। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीसरा वीडियो कैसा लगा वर्णमाला का? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।